जी आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आज हम ये देखेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इसका पर्पस भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है कि किस एरिया में या किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। सबसे पहले तो फ्लक्स का जो वर्ड है, इसका मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे इस विंडो के अंदर से कितनी एयर बाहर आ रही है या कितनी एयर अंदर जा रही है, यानी इस विंडो के अंदर से कितनी एयर फ्लो करके एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रही है। जितनी ज्यादा एयर फ्लो करेगी, हम कहेंगे एयर का फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। इसी तरह आपके घर की जो पाइपिंग है, उसके अंदर से जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना, तो किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर से जितना ज्यादा पानी फ्लो करके जाएगा उसे हम बोलेंगे पानी का फ्लक्स। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स भी होता है। फर्ज कर ले मेरे पास कोई भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी रैंडम सी हम इमेजिन कर लेते हैं। इस तरह से कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। आप इनके रास्ते में एक सरफेस रख दे, इस सरफेस के अंदर से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी ना, मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बताता है। कैसे? देखें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में करीब करीब हो तो हम जानते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जब ये करीब करीब होंगी तो गिवन सरफेस के अंदर से तो ये ज्यादा पास करेंगी, इसका मतलब है इसका फ्लक्स भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है किसी भी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, हम समझ जाएंगे कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर से जितनी ज्यादा गुजरेंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। तो अब हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से कंसेप्चुअली एक छोटा सा फॉर्मूला बनाने लगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां इस टॉपिक में मैं वेक्टर एरिया का जिक्र करूंगा। अब वेक्टर एरिया क्या होता है? फर्ज कर ले मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है ना, जैसे ये अगर ये रेक्टेंगल है यानी मुस्ततील है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ करके, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो कोई ना कोई इसका सरफेस एरिया तो आएगा। ऐसा वेक्टर जो इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो यानी परपेंडिकुलर हो और उस वेक्टर की लंबाई यानी मैग्नीट्यूड इस सरफेस के सरफेस एरिया के बराबर हो, ऐसे वेक्टर को नाम दिया जाता है वेक्टर एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। तो ये है वेक्टर एरिया के बारे में, आगे चल के मैं इसका जिक्र करने वाला हूं। अब फर्ज करें मेरे पास एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उनकी डायरेक्शन है इस तरफ, मेरी तरफ, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में मैंने एक सरफेस रखा हुआ है इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई से हम उसे जाहिर करते हैं ई वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है और सरफेस इस तरह से इंक्लाइन पड़ा हुआ है। अब इस सरफेस का वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में होगा, सरफेस के साथ बिल्कुल 90 के एंगल पर। फर्ज कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है थीटा। अब एक काम करना है हमने, वो जो सरफेस है ना, उसके ऊपर वाले एंड से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 के एंगल पे कट करके नीचे आए। अब जरा गौर से मेरी बात सुने।
ये बात तो हम जानते हैं, जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है ना, वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। अब यहां देखें, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, मैंने इसको सपोज किया हुआ है कि ये थीटा है। अब आप गौर करें, वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर है वो सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो लाइन जो अभी अभी हमने ड्रॉ की है। तो उन दोनों के दरमियान भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा। अब मैं एक काम करने लगा हूं, जैसे फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में हम वेक्टर को रिजॉल्व करते थे ना, ऐसे ही मैं इस सरफेस को दो हिस्सों में रिजॉल्व करने लगा हूं। देखें, ये सरफेस है, इस लाइन के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं इस सरफेस के दो हिस्से रिजॉल्व कर लेता हूं, इसके दो प्रोजेक्शन लेने लगा हूं। एक इसका प्रोजेक्शन मैंने लेना है थीटा के बिल्कुल सामने, और एक थीटा वाली साइड पे। जो प्रोजेक्शन थीटा वाली साइड पे आया है इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि थीटा वाली साइड पे हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है, ये बात याद रखें। और जो थीटा के सामने वाला है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पैरेलल है, लेकिन थीटा के लिहाज से ये वर्टिकल है। तो जो प्रोजेक्शन इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वो चूंकि थीटा के लिहाज से हॉरिजॉन्टल है, तो उसके साथ a cos थीटा आ जाएगा। इस सरफेस का सरफेस एरिया a है, तो उसका प्रोजेक्शन उस तरफ जो है उसको हम क्या बोलेंगे, a cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के साथ हमेशा cos थीटा आता है, और थीटा के सामने जो प्रोजेक्शन है उसके साथ हमेशा sin थीटा आएगा, यानी a sin थीटा। अब जरा गौर करें, a sin थीटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से पैरेलल है, इसके अंदर से तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, इसका मतलब है फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर मैं उस प्रोजेक्शन की बात करूं इसकी, तो इसका फ्लक्स क्या है, इसके अंदर से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, सो इसके थ्रू फ्लक्स भी मैक्सिमम है। तो मैं फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई ई से जाहिर करते हैं उसका फॉर्मूला लिखने की पोजीशन में आ गया हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली दो चीजों पर यहां डिपेंड करेगा कि सरफेस एरिया कितना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। यहां मैं कौन सा सरफेस एरिया लूंगा जिसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। जो a sin थीटा है उसके अंदर से तो कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा, आप उसको लेंगे ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन है, दैट इज a cos थीटा, उसको हम यहां फॉर्मूला में लिख लेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा e a cos ऑफ थीटा, और ये तो डॉट प्रोडक्ट की शक्ल सूरत वाला फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। e डॉट a यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आ गया। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फॉर्मूला की शक्ल में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब मैं मैक्सिमम फ्लक्स लिखता हूं और फिर मिनिमम फ्लक्स लिखता हूं, यानी कैसे ये सरफेस कैसे पड़ा हो कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कैसे पड़ा हो कि फ्लक्स मिनिमम होगा। लेकिन उससे पहले आप इसके यूनिट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज था ना उसका फॉर्मूला, तो ये बनेगा न्यूटन पर कूलम। और उसके साथ जो ए है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ई डॉट ए। और चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं मैक्सिमम फ्लक्स पे। फर्ज कर ले अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं, पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस जगह पे। अब मैं इसके सामने सरफेस को बिल्कुल इस तरह से रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस का वेक्टर एरिया कैसे होगा, इसका वेक्टर एरिया होगा मेरी तरफ 90 के एंगल पे, यानी सरफेस के साथ 90 के एंगल पे। और आप गौर करें वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान तो जीरो एंगल बन रहा है। इसका मतलब है अब हम फॉर्मूला में यानी फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यहां थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे। जब आप थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो का आंसर मैक्सिमम होता है, यानी 1।
तो हमारे पास बच गया phi E is equal to EA एंड दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। इसका मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से परपेंडिकुलर या वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से पैरेलल होगा। एमसीक्यू में वो इन दोनों तरह की नोटेशन यूज कर सकता है। अगर वो सरफेस का वर्ड यूज करे तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, और अगर वो वेक्टर एरिया का वर्ड यूज करे तो आप बोलेंगे पैरेलल। अब हम आते हैं मिनिमम फ्लक्स की तरफ। मिनिमम फ्लक्स कब होगा, जब आप इसी सरफेस को घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से पैरेलल कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ ही है और सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है। अभी तो हमें देख के भी नजर आ रहा है कि इस सरफेस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजर रही, यानी इसका फ्लक्स 0 है। अब देखें अब क्या होगा, इसका वेक्टर एरिया तो 90 के एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से 90 के एंगल पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में एंगल कितना हो गया, 90। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें, E A cos ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 90। cos 90 क्या होता है, 0। आपका सारा फ्लक्स 0 हो गया। दिस इज मिनिमम फ्लक्स। इसका मतलब है फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, व्हेन सरफेस इज परपेंडिकुलर और वेक्टर एरिया इज पैरेलल। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, व्हेन सरफेस इज पैरेलल और वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर। और ये बात याद रखें, फॉर्मूला में जो एंगल हमने पुट करना है वो हमेशा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान करना है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। मजीद अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।